हाय एवरीवन। अभी तक हमने रिएक्ट के अंदर CSS लिखने के दो तरीके देखे हैं। एक तो इनलाइन स्टाइल, जो कि हम सीधा स्टाइल एट्रीब्यूट देके हम एक ऑब्जेक्ट पूरा पास कर देते हैं, उस तरह से एक इनलाइन स्टाइल हम देते हैं। और दूसरा एक एक्सटर्नल CSS फाइल क्रिएट करके फिर उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। लेकिन ये जो इंपोर्ट करवाने वाला तरीका है ये अच्छा है, काम भी करता है, लेकिन कई बार क्या करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट की अलग अलग CSS फाइल्स हैं, और अगर हम दोनों कंपोनेंट में कोई सेम क्लास देते हैं, जैसे कि मैं अपने स्क्रीन पे आता हूं और आपको दिखाता हूं। जैसे कि हमारे यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है कई सारे कंपोनेंट्स हैं, एक तो है काउंटर कंपोनेंट और एक है बटन कंपोनेंट। तो काउंटर कंपोनेंट के अंदर भी हमने बटन टैग यूज किया है। और मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक CSS क्रिएट करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंटर डॉट CSS, और इसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूं बटन, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूं, जैसे कि स्काई ब्लू। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू दे दिया है। अब इस क्लास को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं, लेकिन ऐसे ही नहीं, मुझे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट डॉट स्लैश काउंटर डॉट CSS। इसको अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो फिर मैं यहाँ पे बटन के ऊपर या कहीं भी मैं यूज कर सकता हूँ ये क्लास। मैं ये क्लास यूज करूंगा, क्लास नेम। तो मैंने यहाँ पे क्लास नेम बटन दे दिया है। अभी अगर हम अपने स्क्रीन पे चल के देखें तो इस बटन का कलर चेंज हो गया। अच्छी बात है, बहुत ही सही है। लेकिन अगर हमारे इस कंपोनेंट के अंदर जो हमारा बटन कंपोनेंट है, जैसे कि हम बटन कंपोनेंट के अंदर जाएं, यहाँ पे भी एक बटन टैग है, इस पे भी अगर हम क्लास जो भी क्लास है, अगर हम इस पे क्लास बटन दे देते हैं तो देखना क्या होगा, इस पे भी अप्लाई हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी नहीं किया। हमने ये काउंटर वाला CSS यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारी CSS है, एक बार हमारे पेज पे लोड हो गई है। ठीक है, ये हमारे पेज ने इस CSS को रिक्वेस्ट भेज दी है। अब जिस भी चाहे जहाँ भी, चाहे जिस कंपोनेंट के ऊपर, चाहे जिस पेज के ऊपर, चाहे हमारे रिएक्ट का पार्ट भी ना हो, अगर हम कोई यहाँ पे जो हमारी index.html है, यहाँ पे मैं एकदम से अलग डिव रखूँ जो कि हमारे रिएक्ट का पार्ट ही नहीं है, मैं यहाँ पे एक H1 रख देता हूँ, इस पे मैं हाई लिख देता हूँ, और इधर मैं क्लास दे देता हूँ हेलो। हेलो नहीं, क्या था, बटन। ठीक है, ये मैं बटन क्लास दे देता हूँ। और जैसे ही मैंने index.html को चेंज किया, मेरा सर्वर स्टॉप हो गया। मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ npm स्टार्ट करके। तो अभी जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट होगा, तुम देखना कि यहाँ पे जो हमारा H1 है उस पर भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। यानी कि CSS अगर एक बार हमारे पेज पे लोड हो जाता है तो वो क्लास जिस भी कंपोनेंट के ऊपर, जिस भी एलिमेंट के ऊपर वो वाली क्लास है, उधर वो अप्लाई होगा। ये CSS ये नहीं डिसाइड करता है कि, ये नहीं देखता है कि किस कंपोनेंट के अंदर हमें इंपोर्ट किया गया था। हमने तो केवल इंपोर्ट किया था काउंटर कंपोनेंट के अंदर, है ना। ये जो काउंटर कंपोनेंट था, हमने बस केवल इसी के अंदर इंपोर्ट किया था, लेकिन ये पूरे पेज पे अप्लाई होता है। तो CSS का यही नेचर होता है, एक बार वो हमारे पेज पे लोड हो गया अगर, तो चाहे जहां भी हो, चाहे वो रिएक्ट का पार्ट हो चाहे ना हो, हर एक जगह पे वो चीज़ अप्लाई होगा। तो अभी मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ। अगर मैं रिमूव करूंगा तो भी नहीं रिमूव करता हूँ, नहीं तो मेरा सर्वर तुरंत स्टॉप हो जाएगा। इसको नीचे पड़ा रहने देते हैं, बाद में रिमूव कर देंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं CSS मॉड्यूल्स। वो क्या होते हैं, हम जो अपनी CSS फाइल है उसका नाम लिख देते हैं डॉट, मतलब जो भी है, जो भी नाम है वो लिख के फिर हम लिखते हैं डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, नाम को इतना कर देंगे। और अभी हम जब रीलोड कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया था काउंटर डॉट CSS फाइल से, मतलब काउंटर डॉट CSS फाइल को इंपोर्ट किया था। अभी हम इसको अगर डॉट मॉड्यूल कर दें, ठीक है, तो और रिलोड करें, तो ये देखो कुछ हुआ ऐसा कि ये हमारा CSS अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जब हम मॉड्यूल कर देते हैं तो हम इस तरह से नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं सीधा CSS फाइल को, नहीं, हमें इंपोर्ट करना होगा स्टाइल्स। ठीक है, स्टाइल्स फ्रॉम ऐसा करके इंपोर्ट करते हैं हम। तो अभी इस तरह से भी इंपोर्ट करने से ये कुछ होगा नहीं, लेकिन जब हम ये कर देते हैं, हालांकि इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन काफी कॉमन होता है स्टाइल्स नाम रखना। अगर मैं कंसोल लॉग करके दिखाऊं तो क्या कर रहा है, ये जो पार्सल है इसको यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट मुझे दे रहा है, और ऑब्जेक्ट के अंदर बटन की है, और उसके आगे कुछ अजीब सा नाम है। ठीक है, तो अभी इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ।
इसको अगर हमें अपने एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर ये क्लास अप्लाई करवानी है बटन वाली, तो हमें क्या करना होगा, इस चीज को रिमूव कर देना है, स्ट्रिंग को। हमें लिखना है स्टाइल्स डॉट बटन, ठीक है, डॉट बटन, हमें ये करना है। और ये करते ही ये क्लास अप्लाई हो जाएगी। अभी इसमें क्या हुआ है कि मतलब हम बटन जब लिख रहे हैं तो एक्चुअल में ये चीज अप्लाई हो रहा है, और रिएक्ट ने बिहाइंड द सीन्स हमारे CSS फाइल को चेंज कर दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे डिस्ट फोल्डर में आके देखें, और यहाँ पे हमारा कोई CSS फाइल होगा, है ना, तो यहाँ पे CSS फाइल में ये देखो, इसने जो आउटपुट किया है ये ऐसा CSS आउटपुट किया है। तो उसने एक मतलब आगे मॉडिफायर लगा दिया है, एक इंक्रिप्टेड सा एक नंबर लिख दिया है, जिससे क्या होगा कि ये मतलब ऑटोमेटिक केवल ये क्लास जिस चीज के ऊपर अप्लाइड होगी, जिस चीज के ऊपर, जिस एलिमेंट के ऊपर ये क्लास लगी होगी, वहीं पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। ये सिंपल CSS है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहा है, उसके आगे कोई मॉडिफायर लगा दे रहा है, ताकि हम ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। अभी इस जो बटन है, जो हमारा बटन है, इसके ऊपर ये वाली क्लास आ गई है, अंडरस्कोर समथिंग 8UN LLW और फिर बटन है। तो इसीलिए इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है और इन सब के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इन सब के ऊपर ये जो क्लास है सिंपल बटन वाली क्लास है। तो इसने हमारी जो CSS फाइल थी उसको मॉडिफाई कर दिया। हमने जो CSS लिखा था उसको एज इट इज नहीं आउटपुट किया है, उसको उसने चेंज कर दिया। जो पार्सल है बिहाइंड द सीन्स उसको चेंज करके फिर इसको मतलब हमारे इस पे अप्लाई करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टाइल डॉट बटन किया है, तो इसकी जो अंडरलाइन वैल्यू है, जो कि मतलब ऐसा कुछ है, वो अप्लाई हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से हम स्कोप कर सकते हैं, एक कंपोनेंट के अंदर जिसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे उसी के अंदर हम अप्लाई करेंगे। और इसका नाम जो स्टाइल्स हम लिख रहे हैं, स्टाइल्स की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABCDFG कुछ भी लिख देंगे तो काम करेगा। मतलब वो ऑप्शनल है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन नेम होता है स्टाइल्स लिखना, तो इसीलिए हम भी स्टाइल्स यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से कंसोल लॉग। और अगर हम यहाँ पे और भी कोई क्लास लिखते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट एक्सेल, ऐसा करके मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज अगर मैं यहाँ पे करूँ कितना 2 rem, ठीक है, 2 rem कर देता हूँ। तो इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैं फिर से कंसोल लॉग यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दे रहा है। अभी यहाँ पे दो चीजें हो गई हैं। तो बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहा है, पार्सल हमारी CSS फाइल को ले रहा है, उसके अंदर जो भी CSS का हमने क्लास डिफाइन किया है उस नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उसके अंदर ये सारी चीजें, ये जो हमने क्लासेस दी हैं, ये सब यहाँ पे रख देता है, ठीक है। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करके दे देता है, और हम उसको अपने कंपोनेंट के अंदर फिर हम यूज करते हैं। तो ठीक है, हमने ये दूसरी क्लास दे दी है। अब अगर हम इस H1 के ऊपर यूज करें, मैं इसको 3 एक्सेल कर देता हूँ ताकि हमें एक्चुअल में दिखे, 3 या 4 एक्सेल में कर देता हूँ। और फिर H1 के ऊपर मैं क्लास नेम अप्लाई करता हूँ। मुझे क्या करना होगा, स्टाइल्स डॉट, अब डॉट करके हम इसको नहीं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट डैश एक्सेल, ये एकदम वैलिड सिंटैक्स नहीं है। अगर हमें इस क्लास को एक्सेस करना है तो हमें डॉट सिंटैक्स का यूज नहीं करना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर एरर दिखा रहा है ये। अगर हमें इस तरह के डैश वाले की को एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन का यूज करना होगा और इसको स्ट्रिंग के अंदर डालना होगा, तब हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। अभी अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, और ये जो हमारा नंबर है इसका फॉन्ट साइज काफी बड़ा हो गया, 4 rem हो गया है। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए जब हम CSS मॉड्यूल्स के अंदर कोई भी क्लास यूज करते हैं तो हम उसको कैमल केस में कर देते हैं। हम सीधा एक्सेल इस तरह से कर देंगे। अब इसको एक्सेस करना काफी ईजी हो जाएगा, इसको हम सीधा ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉट एक्सेल करके हम एक्सेस कर लेंगे और ये आराम से काम कर रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे अगर हमें दो क्लासेस देनी है, इधर से जैसे ये बटन हमने क्लास दे दी है, और अगर हमें ये वाली क्लास भी देनी है तो कैसे देंगे हम ऐसे देंगे? तो ऐसे नहीं दे सकते हम। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग के रूप में देना है। इधर ये पूरा एक स्ट्रिंग है तो चल रहा है, तो हमें दो क्लासेस अगर देनी है तो हमें एक एरे के अंदर रखना होगा। इसको एरे के अंदर हम लिखेंगे स्टाइल्स डॉट ये चीज, ठीक है, स्टाइल्स डॉट ये लिखेंगे, और फिर यहाँ पे इसको हमें करना होगा ज्वाइन। हम इसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन विथ स्पेस।
तो इससे क्या होगा, ये देखो, ये इधर दोनों क्लासेस आ गई हैं। ये जो दोनों क्लासेस थी वो ज्वाइन होके विथ एक स्पेस ज्वाइन हो गई हैं। ठीक है, तो अभी ये एकदम सही से काम कर रहा है। अगर मल्टीपल क्लासेस देनी है तो हम इस तरह से देते हैं। ज़्यादातर केसेस में एक ही क्लास देनी होती है, मल्टीपल क्लासेस नहीं देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया आपके रेफरेंस के लिए रहेगा। वो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी एक्सेल क्लास है, ठीक है, अगर ये एक्सेल क्लास हम यहाँ पे दे देते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे हम अपने इस कंपोनेंट के अंदर दे देते हैं, जो हमारा काउंटर एप्पल काउंटर वाला कंपोनेंट था, और इसके अंदर हम यूज़ भी कर लेते हैं कहीं पे। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, किधर यूज़ कर लूँ, मैं क्लास टेक्स्ट एक्सेल इस तरह से कर देता हूँ। तो ये देखो, ये इधर अलग अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये इधर मतलब जो अप्लाई हो रहा है ये सिंपल बिना मॉड्यूल के लिए, बिना मॉड्यूल के हिसाब से अप्लाई हो रहा है ये टेक्स्ट एक्सेल। ठीक है, अभी सबका टेक्स्ट बड़ा हो गया है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। सबका टेक्स्ट बड़ा हो गया है क्योंकि मैंने पूरे सेक्शन के ऊपर दे दिया है, तो सारे ने इनहेरिट कर लिया सबने, और ये एकदम बड़ा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बिना मॉड्यूल के उससे अप्लाई हो रहा है। अभी यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर टेक्स्ट एक्सेल के अंदर मैं मैं अगर 2 REM ही करता तो ये 2 REM वाला अप्लाई होता। यहाँ पे मैंने ये मॉड्यूल के अंदर चेंज कर दिया। यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं 2 REM कर देता हूँ, तो देखो ये 2 REM ही है, यहाँ पे ये 2 REM ही आ रहा है। अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी तरीका नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको कभी भी CSS को स्कोप करवाना है अपने एक कंपोनेंट के अंदर, तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, CSS मॉड्यूल्स। हम CSS मॉड्यूल्स को इस तरह से क्रिएट करते हैं, और ज़्यादातर देखेंगे कि हम लोग CSS मॉड्यूल्स ही यूज करते हैं अगर हमें स्कोप करवाना है। और अगर हमें कोई भी कंपोनेंट बनाना है जो कि रीयूजेबल हो और उसकी स्टाइल्स बाहर ना जाएं, उसकी स्टाइल उस कंपोनेंट के बाहर ना जाए, तो हम CSS मॉड्यूल को यूज करते हैं। और कई बार CSS मॉड्यूल और सिंपल CSS दोनों को एक साथ यूज कर लेते हैं, तो जहाँ भी जैसे ज़रूरत पड़े उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये है CSS मॉड्यूल्स। ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि रिएक्ट के अंदर में मिलता है। बेसिकली हमारा बंडलर ये पूरा काम करता है। रिएक्ट के अंदर मतलब ऐसा नहीं होता है, रिएक्ट खुद से ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि वो CSS को कर रहा है, जो हमारे बंडलर्स हैं वो करते हैं। तो इससे हमारा जो CSS है वो स्कोप्ड रहता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको CSS मॉड्यूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी स्टाइल को स्कोप करना है एक कंपोनेंट के अंदर तो हम कैसे करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, या किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।